आज हम लोग एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के लिए पेपर 6 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टैरिफ्स यानी प्रशुल्क का अध्ययन करेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार संपूर्ण विश्व के कल्याण को अधिकतम करता है, लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्र व्यापार प्रतिबंधों के तहत कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और किसी विशेष ग्रुप के लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जो व्यापार प्रतिबंध है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो वह प्रशुल्क ही है। प्रशुल्क क्या है? प्रशुल्क या तो एक कर होता है या एक ड्यूटी जो कि आयात और निर्यात पर लगाई जाती है। यानी या तो एक कर है या फिर एक शुल्क है जो कि आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है। प्रशुल्क की परिभाषा वापस सुन लीजिए। प्रशुल्क एक प्रकार का कर या शुल्क होता है जो कि आयात या निर्यात पर लगाया जाता है। इसमें एक जो प्रशुल्क का प्रकार है वो है एड वैलोरम यानी मूल्य आधारित प्रशुल्क, जो कि परसेंटेज के रूप में लगाया जाता है। व्यापार की जाने वाली वस्तु के मूल्य पर एक निश्चित परसेंटेज के रूप में लगाया जाता है, तो वो एड वैलोरम टैक्स हो जाएगा। यानी 5%, 7%, 10%, तो जो कमोडिटी का मूल्य है उसके ऊपर 5% का प्रशुल्क लग जाएगा। जबकि दूसरे प्रकार का एक विशेष टैरिफ होता है, वो होता है फिक्स्ड सम पर यूनिट, यानी प्रति इकाई पर एक निश्चित राशि लगा दी जाती है। यानी इस इकाई पर 10 रुपये, इस इकाई पर प्रति इकाई 10 रुपये का टैक्स लगाया जाएगा या ड्यूटी लगाई जाएगी, या प्रति इकाई 20 रुपये की ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए, दो प्रकार के टैरिफ हो गए। एक तो होता है उस कमोडिटी के मूल्य का निश्चित प्रतिशत। अगर वो कमोडिटी 500 रुपये की है और उसके ऊपर 7% है तो आपके 35 रुपये का ड्यूटी लग जाएगा। और दूसरा जो टैरिफ होता है वो होता है स्पेसिफिक टैरिफ, वो होता है फिक्स सम पर यूनिट, यानी उसकी कीमत क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। प्रति इकाई आपको 50 रुपये प्रशुल्क देना है, तो 50 इकाइयाँ आएगी तो 50 × 50 यानी 2500 रुपये का आपको प्रशुल्क देना है। दो प्रकार के प्रशुल्क हो गए। एक उसके कमोडिटी व्यापार की जाने वाली वस्तु के मूल्य का निश्चित प्रतिशत होता है, और दूसरा उस वस्तु की प्रति इकाई पर एक निश्चित राशि का प्रशुल्क लगा दिया जाता है। और अगर इन दोनों को कई बार मिक्स कर देते हैं तो उसको हम कंपाउंड टैरिफ कहते हैं, यानी यौगिक प्रशुल्क कहलाता है। यौगिक प्रशुल्क वो होता है कि जिसमें कुछ मात्रा में एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाता है और कुछ मात्रा में स्पेसिफिक टैरिफ लगाया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो टैरिफ होता है वो इंपोर्ट टैरिफ एड वैलोरम होता है, यानी जो मूल्य आधारित प्रशुल्क होता है वो ज़्यादा प्रचलित है। और अभी इनकी राशि जो है वो सामान्यतः घट रही है। पिछले 50 वर्षों में अगर देखा जाए तो अब जो टैरिफ है वो 3% रह गया है विशेष जो औद्योगिक राष्ट्र है उनके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर। ज़्यादातर औद्योगिक राष्ट्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर लगभग 3% के आसपास यह रह गया है, और लगातार पिछले 50 वर्षों से प्रशुल्क की राशि जो है वो घटती जा रही है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि टैरिफ का उत्पादन पर, कंजप्शन पर, व्यापार पर और राष्ट्र के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी राष्ट्र पर प्रशुल्क लगाया जाता है तो स्वयं उस राष्ट्र पर और उस राष्ट्र के द्वारा व्यापार जिस राष्ट्र के साथ किया जाता है, उन दोनों पर, जिस राष्ट्र के द्वारा प्रशुल्क लगाया जाता है उस पर, एवं उस राष्ट्र के द्वारा जिन राष्ट्रों से व्यापार किया जाता है उस राष्ट्र पर, उत्पादन पर, उपभोग पर, व्यापार पर
और राष्ट्र के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर किया जाए। इसके लिए हम सबसे पहले आंशिक संतुलन का एनालिसिस करेंगे, जो कि आधारित होता है डिमांड और सप्लाई कर्व पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूर्ति पर। जिस वस्तु पर टैरिफ लगाया जाना है उस वस्तु की मांग क्या है और उस वस्तु की सप्लाई क्या है। इसके द्वारा आंशिक संतुलन के द्वारा हम देखेंगे कि टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ता है कंजप्शन पर, प्रोडक्शन पर, ट्रेड पर, वेलफेयर पर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद में एक जटिल मॉडल डेवलप किया जाएगा जो कि होगा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी सामान्य संतुलन। इसके अंदर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना वक्रों का उपयोग करेंगे और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र, जो कि सामुदायिक उदासीनता वक्र होते हैं, या ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र होते हैं, इनका प्रयोग किया जाएगा। दो बातें समझने की है। एक, आंशिक संतुलन के अंदर केवल डिमांड और सप्लाई वक्रों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि सामान्य संतुलन के अंदर उत्पादन संभावना वक्र, सामुदायिक उदासीनता वक्र और प्रस्ताव वक्रों का प्रयोग किया जाएगा। और इसके द्वारा हम देखेंगे क्या कि प्रशुल्क लगाने से उत्पादन पर, उपभोग पर, व्यापार पर और कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। अब देखिए, जो आंशिक संतुलन होता है उसका हम टैरिफ के आंशिक संतुलन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो आंशिक संतुलन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे उपयोगी भी है। जबकि छोटा राष्ट्र टैरिफ लगाता है, छोटा राष्ट्र अगर प्रशुल्क लगाता है अपने इंपोर्ट पर, अपने आयात पर अगर वो प्रशुल्क आरोपित करता है, तो उसका आउटपुट जो होता है वो कम होता है और वो कम्पीट करने के लिए उसको टैरिफ को लगाता है, ताकि वो विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर उसका वो प्रतिस्पर्धी बन सके, इसके लिए वो टैरिफ लगाता है। तो ये जो टैरिफ होगा इससे विश्व की कीमतें प्रभावित नहीं होगी। एक तो क्योंकि राष्ट्र इतना छोटा है कि उसके द्वारा जो सप्लाई की जा रही है उसका वर्ल्ड सप्लाई पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि वो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को भी प्रभावित नहीं कर पाता है। क्योंकि उसकी इंडस्ट्री बहुत स्मॉल है, उसके पास जो इंडस्ट्री है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। दोनों चीज़ें हैं, देखिए दोनों चीज़ों को वो प्रभावित नहीं कर पाता है। एक छोटा राष्ट्र अगर प्रशुल्क लगाता है तो वो दोनों चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? एक तो वो छोटा राष्ट्र है, इसलिए टोटल सप्लाई में उसका हिस्सा जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए वो वर्ल्ड प्राइसेस को प्रभावित नहीं कर पाएगा। दूसरा कि वो इकोनॉमी के अंदर भी इतनी छोटी इंडस्ट्री है कि वो टोटल इकोनॉमी को भी, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को भी वो प्रभावित नहीं कर पाता है। क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल इंडस्ट्री का पूरी इंडस्ट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और न ही उसकी वस्तु की जो प्राइसेज है उसके ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये जो आंशिक संतुलन होता है टैरिफ लगाने से, उसका किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। देखिए इसमें ये dx और sx दिए हुए हैं। dx यानी उस वस्तु का डिमांड कर्व, x वस्तु का, और sx यानी उस वस्तु की सप्लाई। अब और इसमें ये जो राष्ट्र दूसरा राष्ट्र है उसके ये डिमांड और सप्लाई कर्व है, और कमोडिटी कौन सी है, x, यानी x वस्तु की दूसरे राष्ट्र की डिमांड और सप्लाई को इसके अंदर दर्शाया गया है। जब मुक्त व्यापार होता है तो प्राइसेस क्या है, px है। मुक्त व्यापार के अंदर कीमतें कम रहती है, तो ये मान लीजिए कि ये px, ये प्राइस है, px बराबर $1, यानी ये $1 है। अब इस $1 की कीमत पर देखिए क्या स्थिति बन रही है। ये $1 है, इस $1 पर ये स्थिति बन रही है, यानी ये sx है तो डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है, 10 कमोडिटी की। इस x वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन कहाँ हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल पर हो रहा है, फ्री ट्रेड आया करता है। और टोटल उत्पादन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। नेशन 2 कंज्यूम्स 70x, ये टोटल 70x का जो है वो कंजप्शन हो रहा है।
अब 70x के कंजप्शन में 10 इकाइयाँ तो उसके द्वारा, खुद के द्वारा, और 60 इकाइयाँ जो होती है वो उसके द्वारा आयात की जाती है। टोटल कंजप्शन यानी डिमांड क्या है, 70 की है, लेकिन उस राष्ट्र की डोमेस्टिक सप्लाई क्या है, 10 इकाई की है, इसलिए 70 माइनस 10 बराबर 60 इकाइयों का क्या करता है, वो आयात करता है। 60 इकाइयों का क्या करता है, यहाँ पर वो आयात करता है। अब अगर वो 100% इम्पोर्ट टैरिफ लगाता है कमोडिटी एक्स पर, यानी जितनी प्राइस है उतना ही वो टैरिफ लगाता है, यानी $1 में वो वस्तु आ रही है और उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा तो वो किस में आ जाएगी, $2 में आएगी। अगर उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाता है तो पीएक्स बढ़ करके क्या हो जाएगी, $2 हो जाएगी। यानी 100% टैरिफ का मतलब कीमत अगर $1 थी तो बढ़ करके क्या हो जाएगी, $2 हो जाएगी। उससे क्या होगा कि उस $2 की कीमत पर इंडिविजुअल राष्ट्र का जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी है तो कुछ और नई फर्में जो होगी उसके अंदर जुड़ जाएगी और उस वस्तु का उत्पादन करने में सफल हो जाएगी। तो इस वस्तु का उत्पादन जो होता है वो बढ़ करके, डोमेस्टिक उत्पादन जो होता है वो बढ़ करके 20 इकाई हो जाता है। प्राइस जब $2 होती है तो उत्पादन बढ़ करके क्या हो जाता है, $20 हो जाता है। लेकिन राष्ट्र का कंजप्शन जो होता है, चूंकि प्राइस बढ़ी है तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। तो डिमांड घट करके क्या होगी, ये होगी एच होगी। प्राइसेस बढ़ करके दुगना होने से डिमांड जो पहले 70 थी वो घट करके क्या हो गई, 50 हो गई। अब जब डिमांड 50 हो गई तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो गया, 20 हो गया, और अब इंपोर्ट कितना करना पड़ता है, उसको केवल 30 इकाइयों का इंपोर्ट करना पड़ता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन 10 से बढ़ करके 20 हो गया और आयात की मात्रा जो थी वो कितनी हो गई, अब आपके 30 हो गई, जबकि पहले वो 60 इकाइयों का आयात कर रहा था। अब देखिए पीएक्स की जो प्राइसेस है वो $2 होने से इंडिविजुअल राष्ट्र कंज्यूम करता है 50 इकाइयों का, उसमें से 20 इकाइयाँ जो होती है वो घरेलू उत्पादन से होती है और 30 का वो क्या करता है, आयात करता है। इस प्रकार से कंजप्शन इफेक्ट ऑफ टैरिफ क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया, क्योंकि पहले कंजप्शन 70 हो रहा था वो घट करके कितना हो गया, 50 हो गया। और प्रोडक्शन इफेक्ट क्या हो गया, 10 हो गया। पहले प्रोडक्शन 10 इकाइयों का हो रहा था, बाद में इंपोर्ट लगने से प्रोडक्शन कितना हो गया, 20 इकाइयों का हुआ। और ट्रेड इफेक्ट क्या हुआ, ट्रेड इफेक्ट 30 का हो गया। देखिए कैसे, ये हो गया पहले 10 से बढ़ करके 20 हुआ तो ये हो गया 10, और ये क्या हुआ, ये 50 70 से घट करके क्या हुआ, 50 हुआ। तो दोनों चीज़ें क्या हुई, इसके प्लस में हुई। 20 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, तो ट्रेड इफेक्ट क्या हो गया, 30 इकाइयों के बराबर। 10 तो उसने खुद ने बढ़ा लिया और 20 का इंपोर्ट उसके क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि डिमांड कम होगी, प्राइसेस बढ़ने के कारण डिमांड कम होगी। और रेवेन्यू इफेक्ट क्या होता है, रेवेन्यू इफेक्ट हुआ है $30 का, वो किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है, वो इसके द्वारा दर्शाया जा रहा है। देखिए पहले $1 था और बाद में बढ़ करके $2 हुआ। तो जब $2 होता है तो रेवेन्यू कितना बढ़ा, मान लीजिए कि पहले ये रेवेन्यू का लेवल था, अब रेवेन्यू का लेवल हो गया ये J और ये H और ये N। तो कुल मिलाकर के पहले की तुलना में जो रेवेन्यू बढ़ा है वो कितना है, MJHN, MJHN, और ये कितना होता है, $30 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, $30 के बराबर होता है। यानी इस पार्शियल इक्विलिब्रियम से हम यह समझते हैं कि जब टैरिफ इम्पोज किया जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, 10 इकाई से 20 इकाई हो गया। ट्रेड उसके पक्ष में होता है, क्योंकि एक तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है, दूसरा उसका इंपोर्ट कम हो जाता है, और रेवेन्यू भी उसका बढ़ता है क्योंकि प्राइसेस जो है वो बढ़ी है। इस प्रकार से टैरिफ लगाने से उसका आंशिक संतुलन किस प्रकार से होगा, इस चीज़ को हमने आज समझा है। इस चैप्टर का अगला भाग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।